दोस्तों वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज आपके लिए जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड है, जो कि 100 PYQs की सीरीज़ हमने चलाई है इस चैनल से। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर के 100 MCQs की सीरीज़ चलाई है, उसके भी कुछ लेक्चर अपलोडेड हैं। आप ज़रूर विज़िट करिए प्लेलिस्ट को, वहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से देखिए PYQs मोस्टली। वैसे ही हमने हिस्ट्री के भी करवाए हैं, तो वो भी ज़रूर वॉच करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, आज के सेशन को। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाएं, टू द पॉइंट करवाएं, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और फालतू की कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच द RBI एक्सटेंड्स क्रेडिट टू। बैंक रेट की बात की गई है जिस पे RBI क्या करता है, लोन देता है। और किसको देता है ये पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन रिसेंटली जो FAA का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में कभी कभी लिखते हैं कि इतने बेसिक क्वेश्चन सर, इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि कुछ सेक्शन जो हैं वो बहुत बेसिक रहते हैं। अगर आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें जो हार्ड लेवल का होता है वो मोस्टली एक दो सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, और वो भी उतना हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं और कंसेप्ट बेस होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वैकेंसी जो है कम होती हैं और उसमें सिलेक्शन मैक्सिमम बच्चों की नहीं हो पाती है। तो चलिए बताएं आप लोग, बैंक रेट यहाँ तो नहीं बैंक रेट की बात की है, लेकिन कहता है RBI जो बैंक रेट पे किसको क्रेडिट देता है, किसको उधार पैसा देता है। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ को देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, या स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तो मैंने कल की वीडियो में भी ये आपको बताया था कि RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को क्रेडिट देता है, मींस उधार पे पैसा देता है। ठीक है, याद रखना RBI में किसी भी इंडिविजुअल का, अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो उसका अकाउंट, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ RBI में अकाउंट खोल लें, तो मेरा RBI में अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट्स का बैंक होता है, बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकों का बैंक होता है। जो कमर्शियल लेवल के बैंक हैं वो सभी इससे क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, उनको प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट के जितने भी जितना हिसाब किताब रखना होता है वो सरकार का, वो सारा इसके पास होता है। और फॉरेन रिजर्व वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें RBI मेंटेन करता है। RBI कब बना था? ये जो है आपका 1 अप्रैल, याद रखना, 1935 में RBI बना था। RBI के फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन से एक्ट के तहत बना था ये? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था, RBI एक्ट 1934 एक्ट के तहत जो है RBI बना था। ठीक है, तो चले नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है FAA के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर 10 नंबर की सेक्शन है होती है, तो उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको थोड़े से एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं। ये देखिए, ये भी FAA का क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पे। विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। ठीक है, कौन से प्लान, आपको पता है 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से चले थे। ठीक है, और कब तक चले थे? 2017। ठीक है, उसके बाद आपके नीति आयोग जो है वो है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आपका आया है। तो बताएं, जो महालनोबिस मॉडल पे प्लान है कौन सा है? फर्स्ट प्लान है, सेकंड प्लान है, थर्ड प्लान है, या फोर्थ प्लान है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड, जो है वो किस पे बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल पे।
पहला किस पे बेस्ड था? फर्स्ट जो था ना वो हारूड, ठीक है, हारूड मॉडल पे था, याद रखना। ऐसे ही थर्ड फोर्थ सभी आप लोग देख कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपके लिए मैंने एंड पे होमवर्क भी रखा है, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है, और आपको उसका जो मैंने होमवर्क रखा है उसका आंसर ज़रूर देख कर जाइए आप कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से आपको पता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार होते हैं, तो इनमें से एक नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है, ये चीज़ ध्यान से एग्ज़ाम में भी अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन भी FAA जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, एंडिंग में दिसंबर शायद, ऐसे ही हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड होती है, ठीक है, लेबर भी होती है, कैपिटल भी होता है, और फोर्थ कौन सा होता है? जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका, ठीक है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब इनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब जो लैंड है ना, सबसे पहले अगर आपको फैक्ट्री बनानी है या कोई इंस्टीट्यूट चलाना है या कुछ भी चलाना है, तो उसके लिए लैंड चाहिए, उसके बाद आपके पास उसके लिए लेबर चाहिए जो काम करेगी वहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास कैपिटल, जो आप मशीन वगैरह लगाएंगे, जितना भी पैसा आप उस फैक्ट्री में लगाते हैं या कोई भी इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल पैसे में हो सकती है, आपके एसेट में हो सकती है, किसी भी चीज़ में जो आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं वो कैपिटल होता है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो जो सारे इन चीज़ों को एक जगह पर लाता है, जो एक किस्म का हम कह लेते हैं कि ओनर जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। अब इसके बदले लैंड के बदले क्या मिलता है? तो याद रखना, लैंड के बदले रेंट देते हैं, ठीक है। लेबर को क्या मिलता है? तो लेबर को वेजेस मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल को क्या मिलता है, बताएं मुझे। इसी तरह जैसे लैंड को मैंने बताया रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। तो वैसे ही कैपिटल का मैं आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और फोर्थ मैं बता देता हूँ, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो कैपिटल का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों तक भी कुछ रहना चाहिए, सभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी FAA के एग्जाम में पूछा हुआ है, एज इट इज। व्हाट डज लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट? लॉरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? टैक्सेबल इनकम, इलास्टिसिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन आपको दिख गया हो, तो ये जो है ना, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनकम इनक्वालिटी भी आ सकता है, या इनकम इक्वालिटी वगैरह, इनकम के रिलेटेड जो है लॉरेंस कर्व इसके रिलेटेड होता है, ठीक है, इनकम जहाँ भी हुई। आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, तो साउंड जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी आपसे चाहता हूँ। तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होती है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, पैसे की कीमत नहीं रहती, मतलब आप 100 रुपये लेकर जाते हैं तो बाज़ार से बहुत कम सामान लेकर आएंगे, ठीक है। तो जैसे आज चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अब इन्फ्लेशन के टाइम में कुछ इफ़ेक्ट होते हैं कुछ लोग, और इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो इफ़ेक्ट नहीं होते हैं? नॉट पूछा है ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो कंज्यूमर क्लास है, डेटर क्लास है, पेंशनर है, बिजनेस क्लास है। तो जो इफ़ेक्ट कम होते हैं तो वो डेटर क्लास है। डेटर कौन से होते हैं? जिनको कर्जा दिया हुआ होता है, ठीक है। मान लो मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो वो जो सामने वाला है ना, वो मेरा डेटर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसने मेरा कर्जा जो है वापस करना है। अब इन्फ्लेशन के टाइम में मैंने उसको दिया है, ठीक है, जब महंगाई थी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो पैसे की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने उसको दिया था। लेकिन जब महंगाई कम हो गई तो वो बाद में मुझे लौटा रहा है, तो मतलब
वो जो है उस पे उतना असर नहीं पड़ा जितना लेंडर पे पड़ता है। लेंडर होता है जो पैसा क्रेडिट में दे रहा है, जो पैसा उधार दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो पेंशनर पे भी पड़ता है, कंज्यूमर क्लास पे भी, कंज्यूमर हो गया जो मार्केट से सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो जब वो सामान खरीद रहा है तो एक सामने वाली बात है कि वो क्या होगा, वो भी अफेक्ट होगा ना। महंगाई जब बढ़ रही है तो उसके पैसे जो है उसकी वैल्यू भी कम होती है, ठीक है। बिजनेस क्लास भी थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो नहीं होती है दैट इज़ डेटर क्लास। आई होप आपको ये समझ आ गई। बाकी मैंने कल की वीडियो में भी इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और सारी चीज़ें जो हैं, डिप्रेशन, रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन, सब चीज़ें आपको एक ग्राफ वे में दिखाई थी। आप लोग ज़रूर उसको जाकर देखिए पहले पार्ट को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज आवाज़ उतनी साफ़ नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर जो है वो कौन था। बात कर रहे हैं इंडियन की। ऑप्शन है अमिताभ घोष, मनमोहन सिंह जी, सी डी देशमुख, बेंगाले रामा राव, सॉरी ये बंगाल मैंने लिखा है, बेंगले है, BNGE कुछ ऐसे है, तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो बताएं इसका राइट आंसर, जो पहला इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख, जो थे पहले इंडियन थे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो गवर्नर थे, अगर हम सीधी बात करें डायरेक्ट कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। अब इनमें से देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऐसे कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के जो पीएम भी रहे हैं, तो आप सबको पता होगा वो हैं कौन, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। ये गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टर टेन्योर जिनका रहा, बहुत कम समय, 20 दिन सिर्फ गवर्नर आरबीआई के रहे, तो दैट इज अमिताभ घोष, ठीक है। ये भी याद रखना। ये आगे पहले इंडियन, और लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनका है जो आरबीआई के गवर्नर ऑलमोस्ट 7 साल तक रहे थे, वो कौन से थे, वो बेंगले रामा राव थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। कोशिश मेरी ये रहती, देखिए ऑप्शन मैंने खुद से डाले हैं ये, क्योंकि आपको यहाँ से रिवीजन हो जाए। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ एक ही ऑप्शन लिखूँ, बाकी कुछ ऐसे ऑप्शन हो जो आपको समझ ना आए। तो कम टाइम में कोशिश करता हूँ कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। आप बहुत सारा पैसा मार्केट में लेकर जा रहे हैं और बहुत कम चीज़ें वहाँ से आप खरीद कर ला रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं। क्या वो डिफ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, स्क्यू फ्लेशन है, या डिस इन्फ्लेशन है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी जब डिमांड की तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ती है, देखिए इन्फ्लेशन की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल हो गई जब डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है उस चीज़ की, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे प्राइस जो है वो राइज हो जाते हैं। मान लो मार्केट में मैं ऐसे बोल दूं कि जो मास्क है, ठीक है। देखिए कोरोना टाइम में मास्क जो है ना वो बहुत महंगे महंगे, पहले स्टार्टिंग में बहुत कम 10 रुपये मिलता, फिर उसके बाद हाई क्वालिटी में भी आने लगे, लेकिन बहुत महंगा होने लगा, ठीक है। क्योंकि उसकी डिमांड जो है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी, और उससे क्या हुआ, उससे उसकी प्राइस भी बढ़ने लगी। या ऐसे मान लो जिस चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम होती है और उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं, तो जब डिमांड जो है मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ जाती है, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। जब कास्ट कीमत की वजह से किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कास्ट जो है, जो वेजेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मशीन का खर्चा जो है वो फैक्ट्री में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाता है, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो, अगर बिस्किट बन रहा है तो उसकी प्राइस भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो
इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यू मतलब जब कुछ प्राइस, कुछ चीज़ों के दाम जो हैं, बहुत कम चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, आई होप समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट इज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है, कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं तो मेजर सोर्स जो है वो गवर्नमेंट का, कहाँ से पैसा गवर्नमेंट को आता है? ऑप्शन है इंटरेस्ट, टैक्स रेट, प्रॉफिट, या सॉरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ज़्यादा जो सोर्स है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो टैक्स से आता है। जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उससे पैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नेगेटिव इन। जो 5 ईयर प्लान थे आपके, ठीक है, उनमें एग्रीकल्चर की नेगेटिव ग्रोथ कौन से प्लान में हुई? फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, या नॉन ऑफ द अबव? तो याद रखना, जो थर्ड प्लान था आपका 5 ईयर प्लान, उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव देखने को मिली थी। फर्स्ट में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखने को मिली। सेकंड में इंडस्ट्री की जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर था, इंडस्ट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट करनी थी। लेकिन थर्ड में इसकी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट मिली। ये कल की वीडियो में भी कुछ और प्लान्स के भी बारे में भी डिस्कशन की है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर जाइए, वो चीज़ें देखिए। कंप्यूटर पे भी सीरीज़ चली है, वो भी विज़िट करें। और जम्मू कश्मीर का स्पेशली चैनल की प्लेलिस्ट में है, ईवीएस का है, सब सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो आप विज़िट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकॉनमी कैन बी टर्न एज लेजिस फेयर इकॉनमी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजिस फेयर जो है वो किस इकॉनमी को कहते हैं? क्या वो मिक्स्ड इकॉनमी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, कमांड इकॉनमी है, या कैपिटलिस्ट इकॉनमी है? तो बताइए आप भी राइट आंसर, आप कोशिश करिए मेरे साथ साथ। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी को लेजिस फेयर इकॉनमी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी कौन सी इकॉनमी होती है? जो मोस्टली प्राइवेट कंट्रोल होती है, जिसकी ओनरशिप जो है प्राइवेट लोगों के पास होती है, कुछ लोगों के पास होती है। अब इसका मकसद मोस्टली जो है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, पैसा कमाना है। ये नहीं देखते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं मार्केट में, महंगे दाम पे जा रही हैं चीज़ें, नहीं, वो चीज़ें बहुत कम देखते हैं। ये इनका मकसद होता है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें जो आपकी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है ना, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट इंटरफेयर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इस कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। तो जो मिक्स्ड इकॉनमी होती है ना, मिक्स्ड इकॉनमी में दोनों का रहता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, तो इसे मिक्स्ड इकॉनमी। और इंडिया की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है FAA के एग्ज़ाम में, मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या होता है? वहाँ लिखा हुआ था कि जिसमें बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसे मिक्स्ड इकॉनमी कहते हैं। और इंडिया में भी मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी है। कमांड इकॉनमी कौन सी होती है? जो कंट्रोल होती है, जो गवर्नमेंट ऑन होती है, जो गवर्नमेंट जिस पे सारा कंट्रोल करती है। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ होता है वेलफेयर करना, यानी लोगों की खुशहाली के लिए काम करना। प्राइस का अगर फिक्स करनी है तो वो लोगों के हित में, लोगों के उसमें करनी है, उनके भलाई के लिए करनी है, कि ज़्यादा प्राइस भी ना हो जाए जिसको लोग जो हैं वो मार्केट में अफोर्ड ना कर पाएँ। तो गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ें देखती है। तो कैपिटलिस्ट का क्या होता है? मैंने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें, और वीडियो को भी लाइक करके ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इससे क्या होता है, आप लोग जब लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपको चीज़ें याद रह जाती है, इसलिए मैं होमवर्क डालता हूँ। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे। तो रखते हैं आज की वीडियो यहीं पे। आई होप वीडियो अच्छी लगी है आपको। तो नेक्स्ट मिलते हैं, या तो इकानमी पे ही लाएंगे थर्ड पार्ट, या कंप्यूटर का थर्ड पार्ट जो है वो आ जाएगा। और कंप्यूटर की भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाइए प्लेलिस्ट में विज़िट करिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।